नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जंग जो दो देशों के बीच शुरू हुई थी अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच 3.5 साल से चल रही ये लड़ाई अब सिर्फ दो मुल्कों की कहानी नहीं रही। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं जो यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जे की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो पुतिन को 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमला रोको वरना सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अल्टीमेटम जंग को रोक पाएंगे या दुनिया को एक बड़े तनाव की तरफ धकेल देंगे। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई थी और अब ये जंग 1250 दिन से ज्यादा समय से चल रही है। सोचिए, 1250 दिन से भी ज्यादा वक्त से दो देशों के बीच जंग चल रही है, जिसमें यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हो रहा है, यूक्रेन के इलाकों पर ज्यादा हमले हो रहे हैं, उसके ज्यादा लोग मारे गए हैं और अब जो रशिया है उसने यूक्रेन के काफी ज्यादा इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। लेकिन ये जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इन 3.5 सालों में यूक्रेन के कई शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। खासकर हाल ही के 18 घंटों में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और इसके आसपास के इलाकों पर बहुत ज्यादा मात्रा में हवाई हमले किए हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के इस्कंदर एम और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलें, शाहिद 136 ड्रोन और ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया है रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के 73 शहरों, कस्बों और गांवों को निशाना बनाया गया है। इनमें से कीव में 8 नागरिक मारे गए हैं, जबकि जापोरिजिया इलाके में एक जेल पर हुए हमले में 17 कैदियों की जान चली गई है। और आपको बता दें, जैसा हमने पहले भी बताया था कि ये जो कैदी थे ये कोई बहुत ज्यादा संगीन जुर्म के लिए नहीं, बल्कि कुछ तो ऐसे लोग थे जो सिर्फ गलत समय पर, गलत वक्त पर, गलत जगह होने की वजह से पकड़े गए थे। तो सोचिए, वो लोग भी इस हमले में मारे गए हैं। और साथ ही हॉस्पिटल पर भी एक हमला हुआ था जिसमें गर्भवती महिलाएं भी मारी गई हैं। मध्य यूक्रेन के नीपर क्षेत्र में एक 3 मंजिला इमारत को रूसी मिसाइलों ने आंशिक रूप से तबाह कर दिया। कुल मिलाकर इन हमलों में 22 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि रूस दुनिया में उन सभी की अनदेखी कर रहा है जो इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की बात की जाए तो ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 339 शाही ड्रोन और 70 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। खास बात यह है कि रूस अब नकली ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहा है, जिनका मकसद यूक्रेन की हवाई रक्षा को चकमा देना है, उसे कंफ्यूज करना है, ताकि जो असली ड्रोन है या फिर जो असली हथियार है वो अपने टारगेट को अचीव कर सके। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया है कि उन्होंने 128 ड्रोन और 6 मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन उनकी हवाई रक्षा प्रणाली पर भारी दबाव है क्योंकि जो रशिया है वो रूस है वो भारी मात्रा में हमले कर रहा है और बहुत ज़्यादा ड्रोन से हमले कर रहा है, जिस वजह से जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी इतनी किफ़ायती तौर पर काम करना बहुत मुश्किल है। लगातार प्रेशर बना रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में यूक्रेन का जो कहना है कि उनकी हवाई रक्षा प्रणाली पर भारी दबाव है। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि रूस खास तौर पर पश्चिमी देशों के हथियारों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से मिले F-16 लड़ाकू विमान और टैंक रूस के निशाने पर है। जुलाई 2025 से अब तक रूस ने 2500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से यूक्रेन की हवाई रक्षा लगभग पस्त हो चुकी है, लगभग थक चुकी है और उस किफ़ायती तौर पर, उस कारगर तरीके से, उतने इफेक्टिवली वो हमलों को रोक नहीं पा रही है। 28 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉटलैंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस को सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि पुतिन की 50 दिन की समय सीमा खत्म हो रही है, अब अगले 10 से 12 दिन में उन्हें यूक्रेन पर हमले रोकने होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो पुतिन के रवैये से बहुत ज्यादा निराश हैं। उनके मुताबिक इस जंग में हर हफ्ते 7,000 लोग मर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर युवा सैनिक है। ट्रंप की रणनीति साफ है, वो रूस को आर्थिक और सैन्य रूप से घेरना चाहते हैं, सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से दबाव बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी इशारा कर दिया है, ये संकेत दे दिया है कि अगर रूस हमने नहीं रोकता तो अमेरिका नए प्रतिबंध लगा सकता है या सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि रूस के साथ हमारा कोई खास कारोबार नहीं है और भारत
यहाँ पे भारत भी इस फ्रेम में आ गया है। रूस की वजह से, रूस से व्यापार करने की वजह से भारत पर भी ट्रंप ने टारगेट किया है और कहा है कि और भारत अगर रूस के साथ रहना चाहता है तो ये उनकी मर्जी है। उनकी टैरिफ दुनिया में सबसे ऊंचे हैं, लेकिन रूस ने ट्रंप के इस अल्टीमेटम को सिरे से खारिज कर दिया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस ना इजराइल है ना ईरान है। ट्रंप का जो हर अल्टीमेटम है इस जंग को और ज्यादा तनावपूर्ण बनाएगा और स्ट्रेसफुल बनाएगा। और इस जो बयान है, इस बयान ने इस जो युद्ध है उसकी भयावहता को और बढ़ा दिया है। मेदवेदेव ने रूस के डेड हैंड सिस्टम का जिक्र करते हुए चेतावनी दी है कि ये एक ऐसा हथियार है जो परमाणु हमले का जवाब अपने आप दे सकता है। यानी अगर रूस पर कोई बड़ा हमला होता है तो ये सिस्टम बिना इंसानी हस्तक्षेप के परमाणु मिसाइलें दाग सकता है। सोचिए, अगर ये परमाणु हमला होता है, मतलब अगर रूस को गुस्सा आता है, रूस के राष्ट्रपति को गुस्सा आता है और ये हथियार इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कितनी बड़ी मुश्किल होगी, ना सिर्फ यूक्रेन के लिए, ना सिर्फ नेटो के लिए, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। मेदवेदेव ने ट्रंप के भारत वाले बयान पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर समझते हैं तो वो रूस की सैन्य ताकत को नजरअंदाज ना करें। ये जंग अब सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है। रूस के साथ अब चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश भी साथ में खड़े हैं। आपको बता दें कि रूस को ईरान का सपोर्ट है, चीन का सपोर्ट है और उत्तर कोरिया का भी सपोर्ट है। ये खबर आई है कि उत्तर कोरिया अपने सैनिक रूस भेज रहा है, तो इतनी बड़ी पावर्स का सपोर्ट रूस को मिलेगा। कुछ खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि 2 और देश रूस का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व में नेटो देश, जिसे ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं, यूक्रेन को हथियार, मिसाइलें और आर्थिक मदद दे रहे हैं। फ्रांस के जो सेना प्रमुख हैं, जनरल थियरी बुरखार्ट, उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस और फ्रांस को यूरोप में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसका कारण ये है कि फ्रांस ने फरवरी 2022 से यूक्रेन को लगातार सैन्य और आर्थिक मदद दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा है कि वो यूक्रेन को इस जंग में हारने नहीं देंगे, भले ही इसके लिए यूरोप को रूस के खिलाफ खड़ा होना पड़े। तो सोचिए, ये जो पूरा यूरोप है इस वजह से कितने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। 11 जुलाई 2025 को ईस्ट एशिया समिट में एक अहम मुलाकात हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की। खबरों के मुताबिक रूबियो ने लावरोव से जंग को और ना बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन लावरोव ने यह साफ जवाब दिया है कि रूस तब तक हमले नहीं रोकेगा जब तक उसका स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता। इस ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन के उन इलाकों पर कब्जा करना है जहां रूसी भाषी लोग रहते हैं। पोलैंड, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देश भी इस जंग को लेकर सतर्क हो गए हैं। ये देश नेटो के सदस्य हैं और रूस के हमलों को देखते हुए अपनी सैन्य तैयारियां लगातार बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन को इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 साल में 30 लाख यूक्रेनी अपने देश से बेघर हो चुके हैं, अपने देश में ही बेघर हो चुके हैं, यानी वो अपने ही मुल्क में इधर उधर भटक रहे हैं। सोचिए, ये मंजर कितना डरावना होगा। इसके अलावा 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशी जो है विदेशों में शरण ले रहे हैं। जो यूक्रेनी लोग हैं वो विदेशों में शरण लेकर रह रहे हैं। यूक्रेन के बिजली घर, अस्पताल, स्कूल और सड़कें सब तबाह हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में ही रूस ने यूक्रेन के 51 शहरों और गांवों पर हमले किए हैं, जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जेलेंस्की ने इन हमलों को आतंक का एक नया रूप बताया है। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हमारी आपातकालीन टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन रूस के 339 ड्रोन और 70 मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। पुतिन ने अब एक नई शर्त भी रखी है। वो कहते हैं कि अगर सीज फायर चाहिए तो यूक्रेन को अपने 5 प्रांत डोनेस्क, खेरसान, खार्किव, जापोरिजिया और लुहांस्क रूस को सौंपने होंगे। इन इलाकों में ज्यादातर रूसी भाषी लोग रहते हैं जो रूस के करीब महसूस करते हैं। तो इसके चलते रूस चाहता है कि रूसी भाषी इलाकों में उसका नियंत्रण हो, उसका कंट्रोल हो। खासकर डोनेट्स्क में 75% लोग रूसी बोलते हैं। 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद से इन इलाकों में तनाव बढ़ गया है। रूस ने इन जो प्रांत हैं, ये 4-5 प्रांत हैं, इन पर हमले तेज कर दिए हैं ताकि वो इन पर कब्जा कर सके।
ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत मदद की भी मांग की है, लेकिन यूक्रेन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी हवाई रक्षा के लिए मिसाइलों की कमी हो गई है। अब सवाल ये है कि इस जंग का अगला जो कदम है वो क्या होगा। ट्रंप का 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम क्या रूस को रोक पाएगा? जानकारों का ये कहना है कि अगर ट्रंप अपनी बात पर अमल नहीं कर पाए तो अमेरिका की साख को नुकसान हो सकता है। वहीं रूस की सेना अब और ज्यादा आक्रामक हो गई है। वो न सिर्फ यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है, बल्कि पश्चिमी देशों के हथियारों को भी चुन चुन कर तबाह कर रही है। दूसरी तरफ नेटो देश यूक्रेन को और हथियार भेज रहे हैं, लेकिन रूस के सहयोगी देश चीन, ईरान और उत्तर कोरिया भी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अगर ये जंग और बढ़ी तो इसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए गंभीर हो सकते हैं। आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार पर असर और ऊर्जा संकट जैसे मुद्दे पहले से ही कई देशों को प्रभावित कर रहे हैं। भारत जैसे देश जो रूस के साथ तेल और हथियारों का व्यापार करते हैं, वो भी इस तनाव को करीब से देख रहे हैं और उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। तो ये थी रूस और यूक्रेन युद्ध की ताज़ा कहानी की हाल ही में क्या चल रहा है। ट्रंप का अल्टीमेटम हो, पुतिन की शर्तें हो, नाटो की तैयारियां हो और यूक्रेन की तबाही, ये जो सब है ये सब मिलकर इस जंग को एक नए मोड़ पर ले जा रहे हैं। अगले कुछ दिन इस जंग के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा अहम होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये जंग रुक पाएगी या और बढ़ेगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।